हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी प्रतिरोधों का हम लोग संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि प्रतिरोधों को किन संभव ढंगों द्वारा हम लोग संयोजित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी आवश्यकता के अनुसार हम प्रतिरोधों को अपने हिसाब से जोड़ते हैं। तो कितने ढंग हैं उनको जोड़ने के लिए। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि विद्युत परिपथ में, हमारे जो विद्युत परिपथ में क्या होता है कि हमें प्रतिरोध को घटाना होता है। और कभी कभी क्या होता है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाना होता है। कभी घटाना होता है, कभी बढ़ाना होता है। कभी धारा का मान घटाना होता है, कभी बढ़ाना होता है। ठीक है ना, तो परिपथ में प्रतिरोध के मान को घटाना बढ़ाना, यानी धारा के मान को घटाने बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधों को अलग अलग ढंग से जोड़ते हैं। तो जोड़ने का दो ढंग है, एक है श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो जब हमें प्रतिरोध का मान बढ़ा करके धारा का मान घटाना होता है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और जब हमें प्रतिरोध का मान घटाकर धारा का मान बढ़ाना होता है तो हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और जो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है। जो जोड़ने वाले प्रतिरोध में सबसे कम होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध उससे भी कम होता है। और श्रेणी क्रम में जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है उससे भी अधिक आता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में घटता है। ये अपनी आवश्यकता अनुसार हम परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिरोधों को संयोजन की जो विधियां हैं वो दो है, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है ना, तो कभी कभी प्रश्न जो आता है वो इस तरह से पूछ सकता है कि प्रतिरोधों को परस्पर किन संभव ढंगों में जोड़ा जा सकता है, प्रत्येक दशा में संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करो। तो प्रतिरोधों को परस्पर दो संभव ढंगों में जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो हम बारी बारी से इनका संयोजन पढ़कर अलग अलग पढ़ करके हम इनके तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं सब एक लाइन में जुड़े होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं एक लाइन में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, एक सिरे से दूसरे के सिरा मिलाकर इसमें जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर के जोड़ा जाता है। मतलब है कि इसमें क्या होता है, सभी एक लाइन में होंगे और पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, इसी तरह से क्रम से जुड़ते जाते हैं। हमने उदाहरण के लिए 3 प्रतिरोध को यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक लाइन में होते हैं। ठीक है ना, तो सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं। और इन सभी प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ करके हम V पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इन सभी प्रतिरोधों पे टोटल विभवांतर कितना है, V है। ठीक है ना, अब देखिए, जब जैसे ही बैटरी से हम जोड़ते हैं इसमें करंट बहना शुरू होती है। तो जब करंट जाती है तो उसको जाने का सिर्फ एक मार्ग मिलता है। करंट को जाने का सिर्फ क्या है, एक मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये करंट सभी प्रतिरोधों से होकर के एक ही करंट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको गुजरने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है। तो इसीलिए प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है, समान धारा बहती है। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में क्या होती है, समान धारा बहती है। मान लेते वो I है, तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, एक तरह से नियत होती है। लेकिन जब I समान है तो जाहिर से बात है, ओम के नियम से हम ये जानते हैं V बराबर I R, तो ये अलग कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि जो विभवांतर होता है बैटरी का वो प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी अलग अलग प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, अलग अलग प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके सिरों का विभवांतर ज्यादा होगा और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसके सिरों का विभवांतर कम होता है। ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे I फिक्स है और V प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये जो संयोग का विभवांतर V है
वो प्रतिरोध क्या करते हैं, अपने अनुपात में इनको बांट लेते हैं। तो मान लेते हैं वो V1 V2 V3 है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतर अलग अलग होते हैं और उनके प्रतिरोध के अनुपात में होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ कांस्टेंट है, करंट के मार्ग एक ही है, सब में एक ही करंट बह रही है ना। जिसका प्रतिरोध अधिक उसके सिरों का विभवांतर अधिक, और जिसका प्रतिरोध कम उसके सिरों का विभवांतर कम। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कारण इनके सिरों के विभवांतर भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मान लेते हैं वो क्या है, V1 V2 V3 है। वो हमने क्या मान लिया, V1 V2 V3 है। तो ओम के नियम से V1 बराबर IR1, क्यों? क्योंकि इसमें करंट तो I है और प्रतिरोध R1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, क्योंकि V बराबर IR होता है ना। तो चूंकि ये तो कांस्टेंट है, अगर यहाँ ये V2 लेंगे तो यहाँ पे R2, V3 लेंगे तो R3, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इस क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोध संयोग के विभवांतर V को प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते हैं, V को प्रतिरोधों के अनुपात में बांट लेते हैं। तो यही जाकर V1 V2 V3 में बढ़ जाता है, तो टोटल क्या होगा, इन्हीं के बराबर होगा। यानी कि V1 V2 प्लस V3 इक्वल टू V, यही तो जाकर के यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसलिए V बराबर V1 V2 V3 होगा, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया समीकरण ए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यानी इन तीनों का के स्थान पर अगर हम प्रतिरोध इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर तीनों प्रतिरोध की जगह सिर्फ एक प्रतिरोध आ जाए, ठीक, R, और ये भी विभवांतर की बैटरी V है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन तीनों के जगह सिर्फ एक, इनका तुल्य प्रतिरोध हमने R से डिस्प्लेस कर दिया कि अगर तीनों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो ये R जो है V विभवांतर की बैटरी से कितनी धारा लेगा, I लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यह V विभवांतर की बैटरी से, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो यह V विभवांतर के स्रोत या बैटरी से, स्रोत से कितनी धारा लेगा, I धारा लेगा। यहां से कितनी धारा निकालेगा, I R, मतलब ओम के नियम से यही ना आएगा, V बराबर IR। तो I धारा लेगा, अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा, IR। इसको चाहे तो आप समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण क्या कर सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब क्या है, समीकरण 1 में ये मान रख दीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 में यह मान क्या करना है, रख देना है, ठीक। तो चलिए, हमने V के जगह हम क्या रख देंगे, यह समीकरण 2 से, समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए जहां पे ये V है तो वहां IR हो जाएगा। अब देखिए V1 के जगह हम क्या रख सकते हैं, IR1, V2 के जगह IR2 और V3 के जगह IR3। अब देखिए I कॉमन लेके काट दीजिए, यहां से IR1 R2 R3, I कैंसिल हो गया। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा R इक्वल टू R1 R2 R3। ये देखिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में क्या होता है कि हमें अगर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सभी को क्या करना है, सीधे सीधे हमको जोड़ देना है, सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस बात को चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक, कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग
प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है और सबसे अधिक जुड़ने वाले सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं, और जुड़ने वाले सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए कि हम मान लेते हैं कि R1 मान लीजिए क्या है 10 ओम है, R2 जो है वो 20 ओम है, R3 क्या है 50 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। देखिए यहाँ पे ये हो गया 10 20 और 50, कितना हो गया 80 ओम। तो मैंने क्या लिखा कि जुड़ने वाले सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। तो जुड़ने वाला सबसे अधिक प्रतिरोध क्या है 50, तो उससे भी अधिक होता 80 लिखे, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है। तो जब प्रस्तुत परिपथ में प्रतिरोध का मान जहां बढ़ाना होता है तो हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं श्रेणी में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है, ठीक है ना। और जुड़ने वाले सबसे अधिक प्रतिरोध से भी देखिए अधिक आता है, ठीक है ना। तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मॉस करके ले लीजिएगा, कभी कभी पूछता है, पिछली बार हाई स्कूल में पूछा भी था ये, और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक। अब जैसे ये है कि मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कई प्रतिरोध हैं और प्रत्येक प्रतिरोधक हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध जो है R है, ठीक है ना। कई रजिस्टर हैं यानी प्रतिरोधक हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है R है, ठीक है ना। उनको n बार जोड़ा गया है। मान लीजिए नोट में है ये कि कई n प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है R हो, मतलब R प्रतिरोध के n प्रतिरोधक हैं, ठीक है ना। प्रतिरोधक कोई पदार्थ होता है और प्रतिरोध उसका गुण होता है, ठीक है ना। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में ये अंतर होता है कि रेजिस्टर कोई मटेरियल होता है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल है। तो प्रतिरोध R हो तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं हम लोग प्रत्येक का R है, तो तुल्य प्रतिरोध को हम लोग सीरीज में है ना, हो तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ऐसे लिखे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो उसको हम लोग R यस लिख देते हैं। तो देखिए सबको R सभी R है ना, सीरीज में सीधा सीधा जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके n बार हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना बार n टाइम्स। तो देखिए किसी चीज को अगर हम n टाइम्स जोड़ने से अच्छा है कि उसको एक प्रतिरोध में उनकी संख्या से गुणा कर दो। तो R टाइप के प्रतिरोध जो है कितने हैं n बार हैं, तो उनको n बार जोड़ने से अच्छा है कि इनको n से गुणा कर दो, n गुणे R, डायरेक्ट निकल जाएगा भाई। n बार जोड़ने से अच्छा है कि उसको n से गुणा कर दो। अब जैसे कि R जो है 5 ओम है, ठीक है ना, इस तरह के जो है n बराबर 5 है, तो 5 5 5 5 5 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अच्छा है कि 5 ठो है, 5 से गुणा कर दीजिए, RS यानी 25, यानी करने का मतलब n भी 5 है और प्रत्येक प्रतिरोध R जो है वो क्या है 5 है, तो भी 25 आ गया। तो ये ट्रिक है डायरेक्ट हल करने से, 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। पहला हम लोगों ने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़े जाते हैं। जितने भी प्रतिरोध होते हैं दो नियत और निश्चित बिंदु, नियत अथवा निश्चित बिंदु के बीच ही जोड़े जाते हैं।
यानी कि सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक ना, बिल्कुल ऐसे इस चित्र के अनुसार जोड़े जाते हैं। यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों को दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। देखिए दो निश्चित बिंदु के सभी प्रतिरोध हैं और एक दूसरे के ऊपर हैं, बिल्कुल समांतर देखने में बिल्कुल समांतर लगते हैं, ठीक है ना। अब इन प्रतिरोधों को क्या है, एक बैटरी से यानी कि विभवांतर से हम जोड़ देते हैं, जिसका विभवांतर क्या है, V है, ठीक है ना। एक बैटरी से यानी एक स्रोत से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर क्या है, V है। तो होता क्या है कि जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच प्रत्येक प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है वो समान होता है और संयोग के विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है ना। संयोग के का विभवांतर जो होता है वही विभवांतर सब पे डेवलप हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट के बीच का विभवांतर भी यही होगा। अब देखिए ये यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट का बीच का भी विभवांतर V होगा, इसीलिए विभवांतर क्या होगा, वो V ही होगा, ठीक है ना। यानी कि सभी प्रतिरोध का विभवांतर यहाँ क्या होगा, V होगा। वो इसलिए होगा कि सभी प्रतिरोध दो निश्चित बिंदु के बीच ही हैं। देखिए इन दोनों के बीच ही सभी हैं, तो इसलिए यहाँ इनके बीच का जो विभवांतर होगा वही इनके बीच का होगा, वही इनके बीच, वही इनके बीच होगा। तो इसलिए समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है और बैटरी यानी संयोग जो होता है स्रोत के विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि समांतर क्रम में V कांस्टेंट होता है। तो जब समांतर क्रम में आप V कांस्टेंट होता है तो ओम का नियम यहाँ पे लगाइए, यानी कि V नियत हो गया तो IR बराबर नियतांक हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि जब IR का गुणनफल नियतांक होगा तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है ना। या आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो क्या करिए, I यहाँ रखिए, R को नियतांक के नीचे लाइए, ठीक आया ना। तो जब भी नियतांक हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह लगाते हैं, समानुपात का, ठीक, ये समानुपात का नहीं, तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब चूंकि ये नियत है इसलिए करंट जो अलग अलग प्रतिरोध में अलग जाएगी और जाएगी भी क्यों क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट जैसे ही आगे बढ़ती इसको अलग अलग मार्ग मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अलग अलग मार्ग। और I जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती है, तो जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाएगी और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाएगी। यानी यहाँ जाते ही जब उसको अलग अलग मार्ग मिलते हैं तो अपना प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाती है। यही धारा I जाकर के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाती है, मतलब कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें कम करंट जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम उसमें अधिक करंट जाएगी। लेकिन तीनों करंटों का योग जो होगा ये I के बराबर होगा क्योंकि यही जाकर के वहां पे बट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कारण इनमें प्रवाहित धाराएं भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है ना। अलग अलग प्रतिरोध हैं तो धाराएं भी अलग अलग, अगर तीनों प्रतिरोध का मान समान होता तो धाराएं भी बढ़ जाती तब भी, क्योंकि रास्ता अलग है लेकिन सब में बराबर जाती, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों के कारण में प्रवाहित धाराएं भिन्न भिन्न होती है। मान लेते हैं ये I1 I2 I3 हैं, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, क्योंकि जानते हैं V बराबर R होता है तो I बराबर V/R। तो V कांस्टेंट है, I1 तो R1, I2 तो R2, I3 तो R3 भी नियत है, ठीक है ना। अब क्या है कि इस क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ जाती है। यही जा करके व्युत्क्रमानुपात मतलब हमने बताया कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें कम धारा जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम है उसमें अधिक धारा जाएगी। यानी यही I जाके I1 I2 I3 में बढ़ जाती है। तो I बराबर I1 I2 I3 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यह हम मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का अगर तीन तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है और वही बैटरी V से जुड़ा है और वही करंट I जाएगी। तो जब R है तो ये प्रतिरोध V विभवांतर की बैटरी से या स्रोत से कितनी धारा लेगा, I ही लेगा। यानी तीनों का तुल्य अगर R है तो ये R जो है इससे कितनी करंट निकालेगा, I। तो अधिक तुल्य प्रतिरोध R हो तो यह तुल्य V विभवांतर के स्रोत से I धारा लेगा, अतः I बराबर V/R। ये भी ओम के नियम से हो, V बराबर IR होता तो I बराबर V/R। यहाँ पे R क्या है, तुल्य प्रतिरोध। अब यही मान समीकरण 1 में रख दीजिए और I1 I2 I3 का मान रख दीजिए। तो देखिए जब हम रखें तो V जो है कॉमन लेकर कैंसिल हो गया,
तो मिला क्या हमको 1/r/1 बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का रिजल्टेंट आया, मतलब है कि तुल्य प्रतिरोध का ये फार्मूला आ गया कि इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध में एक चीज क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, उसका व्युत्क्रम जो होता है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध है R, उसका व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, जैसे R1 है उसका व्युत्क्रम 1/R1, R2 है उसका व्युत्क्रम 1/R2, R3 है उसका व्युत्क्रम 1/R3, तो व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। और जो तुल्य प्रतिरोध आता है इनमें जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम आता है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना। बोर्ड पे लिखने का मेन मकसद है टाइम बचाना। ठीक है ना। जब हम इसको लिखने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है, श्रेणी में देखो बढ़ गया था, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है ना, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग, मतलब इस कथन को हम शब्दों में लिख रहे हैं यही। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है, और उसमें क्या होता था, बढ़ता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है तथा जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। जब हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ा रहे थे अमीटर, तो वहां पे हमने बताया था कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है और सीरीज में बढ़ता है। ठीक है ना। तो जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। सपोज करिए हम एक फार्मूला भी बताते हैं कि मान लीजिए कि दो प्रतिरोध केवल जोड़ना है। मान लीजिए जैसे R1 जो है मान लीजिए कि 2 ओम है और R2 जो है वो 4 ओम है। इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो देखिए हम ऐसे जोड़ेंगे 1/R1 1/R2। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए R1 R2 का हम एलसीएम लेंगे तो R1 R2, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, R2 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो R1 बचेगा। तो हमें मिलेगा 1/R = R1 + R2 R1 R2। तो इसको हम अगर सीधा करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 R1 + R2। तो ये हम तब यूज करेंगे जब हमें केवल दो प्रतिरोध जोड़ना है, वो भी समांतर क्रम में। ये हम तब प्रतिरोध यूज करेंगे कि जब हमें दो प्रतिरोध जोड़ना है, वो भी किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है ना, तब यूज करेंगे। 3 है तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं, अब रखिए तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए इसमें सबसे कम प्रतिरोध 2 है ना, इससे भी कम आएगा। R1 का मान 2, R2 का मान 4, 2 + 4, तो देखिए 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 6। ठीक है ना, यानी कि 4 दूना 8 4 2 6। अब इसको काटिए, 2 3 6 2 4 8, 4 में 3 से भाग देंगे तो 2 से कम ही आएगा, यानी कि 1 पॉइंट कुछ ओम आएगा। तो देखिए 2 से कम आ गया कि नहीं। तो वही हमने कहा कि जुड़ने वाले सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी
कम होता है, तो इसीलिए समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है ना, तो इसलिए जहाँ प्रतिरोध का मान घटाना होता है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे अब हम मान लेते हैं उसी तरह से कि मान लीजिए n प्रतिरोधक हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए नोट में है कि n प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध हम पैरेलल P मान लेते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, हम ऐसे जोड़ेंगे। RP क्या निकालना, 1/R 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 1/R, ऐसे ऐसे करते करते n बार जोड़ते जाएंगे। इन्हीं को हमको n बार जोड़ना है, तो कहने का मतलब है कि इनको n बार जोड़ने से अच्छा है कि n से गुणा कर दें, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो n गुणे 1/R कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n/R। अब देखिए RP ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी R/n, तो हमें डायरेक्ट निकालने का फार्मूला मिल गया। यानी कि जब एक ही टाइप के प्रतिरोध हों और उसको n बार जोड़ना है तो R/n, हमें तुल्य डायरेक्ट निकालना है तो RP बराबर R/n कर देंगे। जैसे सपोज करिए दो हम लेके कर रहे हैं कि देखिए जैसे R ये 5 ओम है और इस तरह से 3 ठो हैं, कितने हैं, 3 हैं, या हम कह लेते हैं कि ये 6 है, 6 ओम है, इस तरह से कितने हैं, 3 है। तो हमें समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तुल्य कितना मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध देखिए R का मान 6 और उस तरह के कितने हैं, 3, 3 से भाग दे देंगे कितना आएगा, 2, तो हमें तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा। अगर आप ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा, 1/6 1/6 और 1/6 तब भी देखिए आएगा। अब देखिए इनका एलसीएम 6 आएगा, जब हर समान होता है तो अंश को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 3 1/2। अब देखिए इसको सीधा करेंगे तो RP बराबर 2। तो ये ट्रिक से लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था समांतर क्रम में, तो हमने सीरीज में प्रतिरोध को जोड़ने का तरीका और समांतर क्रम में प्रतिरोध का जोड़ने का तरीका बताया और उसमें जो भी ट्रिक थी उसको हमने बताया। अब इस पे आधारित आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम इस पे आधारित 1-2 सवाल आपको हल करके बता देते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पे आधारित 2 सवाल हैं जिसको फट से लगाते हैं। अब देखिए पहला सवाल में कह रहा है कि प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध यानी AB के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो आप देखने से ये देखें सारे प्रतिरोध की 2 पॉइंट के बीच में है, जब कई प्रतिरोध 2 पॉइंट के बीच में है तो किसमें आ गए, समांतर में। और इन सबके साथ ये क्या है, सीरीज में। जब हम इनको एक साथ हल कर लेंगे तो ये एक पे आ जाएंगे और ये इनके साथ क्या है, सीरीज मतलब एक लाइन में है। तो हमें AB के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो पहले हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि R है, मान लेते, तो इनको कैसे निकालते, 1/R, तो 1/3 1/3 1/3। तो देखिए हर समान है, ऊपर का जोड़ दीजिए, 1 2 3 3/3 यानी 1। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। अब इसको अगर हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, यानी वो 1 ओम का हो गया, ये 1 ओम का हो गया और ये AB है। अब सीरीज में क्या हो गया, ये हो गया सीरीज में, हो गया किसमें, सीरीज में, एक लाइन में है ना, तो एक लाइन में सीधे सीधे क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, तो 2 ओम। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से चलिए हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे टाइप के सवाल हैं, तो अलग वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए जैसे हम लोग दूसरा वाला सवाल हल करते हैं, क्या है, तो देखिए दूसरे वाले में कहा RAB, तो पहले इनके बीच, तो RAB निकालना है। तो देखिए ये दोनों एक लाइन में है कि नहीं है, ठीक है ना, एक लाइन में है, सीधे सीधे जुड़े हैं, इनको सीधा सीधा जोड़ दो, 2 + 3.5 यानी 3 2 5.5 ओम। दूसरा सवाल का है RBC यानी BC। अब देखें B और C 2 पॉइंट के बीच में सभी हैं, तो 2 पॉइंट के बीच में है जिसका मतलब समांतर क्रम में है, ठीक है ना। समांतर देखने से भी लग रहे हैं, 2 ओम 6 ओम 6 ओम। तो मान लीजिए ये अभी हम निकालते हैं, तो चलिए RBC इनके बीच का है, तो
BC ले लीजिए। एक ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे ही आया था ना, हमारा जो आया था वो इसी तरह से आया था ना, R1 R2 R3। अगर 2 होता तो हम वो वाला फार्मूला लगा देते, R1 R2 R1 प्लस R2। तो चलिए अब इसमें क्या है कि एलसीएम लेते हैं। 2 6 6 का एलसीएम 6 होगा, क्योंकि 2 से 6 कट जाता है, या निकाल के भी आप देख सकते हैं। देखिए इससे इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 3 1 कम 3, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, तो 3 2 5/6। तो RBC क्या हो जाएगा, उलट देंगे, जब इसको उल्टेंगे ये भी उलट जाएगा, 6/5। अब RAC, तो देखिए RAC जो होगा वो AB और BC का जोड़ होगा, RAB और प्लस RBC। भाई तीनों मिल करके एक हो गए ना, यानी कि वो मिल करके कितना, अब ऐसे बन गया। ठीक, ये था A, ये था B और ये था C। ये मिल करके 5.5 ओम आया है और ये तीनों मिल करके 6/5 आया है। तो अब इसको जोड़ दो, 5.5 6/5, ठीक है ना। तो इस तरह से जोड़ करके इनको 1 मान करके लघुत्तम 5 ले करके 5 गुणे 5 है, 5 कट जाएगा 6, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हम लेके आएंगे जो ज़्यादा क्लियर आज हो जाएगा, ठीक है ना। जो है कि इस पे करीब 10-8 सवाल और अलग अलग टाइप के लेके आएंगे अगले वीडियो में, तो और अधिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस पे विचार करिएगा, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल लगाएंगे अपने बुक से या कोई भी साइड बुक होगी, ठीक है। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।